नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम एक नए क्रांति, नए रोशनी और नई उम्मीदों के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएँ, ऐसी कामना करता हूँ। सबसे पहले जो आप इमेज देख रहे हैं, अगर जब तक ये इमेज हमारे देश में रहेगी, तब तक हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। तो हमें गरीबी, अशिक्षा, रोज़गार इन सब से हट के अपने देश का विकास करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस खास सीरीज़ में। जिसमें हम देखते हैं करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सकें और आप उनको देख सकें। क्योंकि ये ना केवल यूपीएससी, स्टेट बीसीएस एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि अन्य एग्ज़ाम के साथ-साथ आपके डेली रूटीन के लिए भी आवश्यक हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स को, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का अनावरण किया है। केंद्र सरकार ने आनुवंशिक रूप से संशोधित अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के आयात की अनुमति देने का फैसला किया है, जो पोल्ट्री फीड का एक प्रमुख घटक है। आईपीसीसी ने अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान जारी की। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कई भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। आइए सबसे पहले करते हैं एनालिसिस उन करंट अफेयर्स का जो कि जीएस पेपर 1 से लिंक है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसका टॉपिक से अगर लिंक देखें तो ये विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं। ये बेसिकली जीएस पेपर 2 से लिंक है। और हम देखें कि स्क्रैपेजिंग पॉलिसी है क्या, तो इसमें क्या किया गया है, जो पुराने वाहन हैं, उनको अगर पुनः आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। इस पॉलिसी के अनुसार क्या किया गया है, जो कॉमर्शियल वाहन हैं, उनको 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए और जो निजी वाहन हैं, अगर वो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनको रद्द कर दिया जाएगा। उनको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, कबाड़खाने में उनके स्क्रैपेज उनको तोड़-फोड़ करके उनको वहीं पे नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। इसको हतोत्साहित करने के लिए किया गया है, जो स्टार्टिंग की जो रजिस्ट्रेशन है 15 वर्ष से उससे अधिक उम्र के वाहन हैं, उनको पुनः अगर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको क्या करना होगा, पुनः रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी। राज्य सरकार को इसमें से ये भी सलाह दी जा रही है कि पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने व उनके अनुपयुक्त जो वाहन हैं, उनको स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने करें। इसके लिए क्या होगा, जो अगर व्यक्तिगत वाहन अगर आपके लिए 25% और कमर्शियल वाहन है, उनको लिए 50% तक की रोड टैक्स जो लिया जाता है, उन पे उनको क्या दी जाए, छूट प्रदान की जाए, जिससे कि जो ये प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं, ये हमारे मेन स्ट्रीम से बाहर हो सकें। अगर इसके महत्व की बात की जाए इस पॉलिसी की, तो इस वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीकों के से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहन हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से हटाएँगे, जो कि क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र को जो हानि पहुँचा रहे हैं, वो उनसे दूर हो जाएँगे। इस नीति में लगभग क्या होगा, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा, साथ ही साथ क्या होगा, 35,000 से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है। अगर इस पॉलिसी के मुद्दे देखी जाए, तो क्या होगा, इसमें ट्रकों के लिए सीमित प्रोत्साहन की बात की गई है और जो अर्थशास्त्र की जो लागत है वो काफ़ी खराब है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें अन्य खंडों के लिए पता योग्य मात्रा का अभाव है। साथ ही साथ जो 15 साल पुराने एंट्री लेवल छोटी कारों को स्क्रैप करने से संभावित जो लाभ है वो 70,000 का होगा। जबकि अगर इनको वही लोग अगर बेच दें तो उनको क्या होगा, उनकी बिक्री में उन्हें 95,000 मिलेगा। इसलिए क्या होगा, लोग इस पॉलिसी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। अगर समय की माँग देखी जाए, तो इसमें क्या होगा, स्क्रैपिंग नीति के निर्बाध रूप से लागू करने के लिए हमारे पास सड़क से जीवन का अंतः वाहनों को हटाने के संदर्भ में एक व्यापक योजना हमें बनानी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टरों में मजबूती, वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उसके अलावा इसमें ये भी बोला गया है कि ये ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब पुराने बेड़े के वाहन सड़क से दूर नहीं होंगे, तब तक BS6 वाहनों के कार्यान्वयन का लाभ पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। क्योंकि BS6 जो वाहन है, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो पर्यावरणीय जो प्रतिकूल जो गैसें हैं, उनके उत्सर्जन को कम करते हैं। अगर पुराने वाहन लगातार रोड पे चलते रहेंगे, तो इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं उन टॉपिक्स को जिनका लिंक जीएस पेपर 3 से है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की जो फसल है, उसके केंद्र सरकार ने उसके आयात को अनुमति दे दी है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, तो ये बायोटेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित मुद्दों से है। अगर देखेंगे इस कदम की ज़रूरत क्या थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है, उसके आयात को हमने परमिशन क्यों दी है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, खासकर पिछले डेढ़ 2 सालों से, जो मुर्गी पालन उद्योग है, उसको क्या हुआ है, कई आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे क्या हुआ है, वो उद्योग लगभग कुचल सा गया है। जनवरी 2020 की बात की जाए, तो एक झूठी अफ़वाह फैली थी कि जो चिकन का मांस खाते हैं, जो मुर्गी का मांस खाते हैं, उनसे क्या होगा, कोविड-19 फैलने का खतरा है, जिससे क्या हुआ था,
इनकी माँग में गिरावट आई थी। साथ ही साथ 1 साल बाद एवियन फ्लू के मामले में भी एक और नई घटना घटी, जिसके बाद क्या हुआ, जो पोल्ट्री फ़ीड था उनकी, जो एवियन फ्लू की वज़ह से जो उनकी पोल्ट्री जो फ़ीड था, उनका जो भोजन था, उसमें क्या होता, उनकी कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई। पिछले अगर 4 वर्षों की तुलना की जाए, तो ये क्या करते हैं, सोयाबीन, चिकन बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, तो उसके भोजन की कीमत जो 34 से 36 रुपए प्रति किलोग्राम थी, 1 महीने की औसत कीमत, वही अब प्रेज़ेंट टाइम की बात की जाए, ये 96 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। इसलिए इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को आयात को अनुमति दी गई है। अगर इसमें आलोचनाएँ देखी जाएँ, तो क्या जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो क्या कहते हैं, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आप आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को आप खाएँगे, तो ये मानव खाद्य श्रृंखला में क्या कर जाएँगी, प्रवेश कर जाएँगी। साथ ही साथ क्या होगा, इसके स ये हमारे मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी। साथ ही साथ क्या है, अभी भारत की नियामक प्रणाली में अभी तक जीएम खाद्य पदार्थों को मंजूरी नहीं दी गई है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के 1989 के नियम ने न केवल जीएम जीवों पर लागू होते हैं, बल्कि उनके उत्पादों और पदार्थों पर भी लागू होते हैं, जो उनकी मनाही करते हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती क्या हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें एक ऐसा पौधा या ऐसे बीज होते हैं, जिनको क्या होता है, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से उनके आनुवांशिक जो जेनेटिकली जीन्स हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है, उनकी सामग्री में एक नया संयोजन कर दिया जाता है, उनको चेंज कर दिए जाते हैं। जिससे क्या होगा, कोई फसल जो अभी आपका जो बाढ़ का पानी नहीं सह सकती थी, तो बाढ़ पानी में रह सकती है, या उसमें कहीं पे कुछ न कुछ क्या होगा, आपके खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसमें क्या होता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल में एक जीन होता है, जिसमें परागण के माध्यम से प्राप्त करने वाले पौधों के बजाय कृत्रिम रूप से डाला जाता है। आपको पता है, जब पौधे बनते हैं, तो क्या होगा, परागण से उनको क्या मिलता है, जीन मिलता है। उनको डेवलप करने के लिए, उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या करते हैं, एक नए जीन को उसके आनुवंशिक में चेंज करने के लिए डाल देते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं। अगर भारत में देखें, जीएम फसलों का अनुमोदन कौन करता है, तो इसको करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति इसका शीर्ष निकाय है, जो जीएम फसलों के व्यावसायिक रिलीज़ की अनुमति देता है। अगर उसने किसी भी जीएम फसल को अस्वीकृत कर दिया है, फिर भी अगर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें 5 साल की जेल और उन्हें जुर्माना भी लगाया जाता है, जो आर्थिक दंड भी दिया जाता है। अगर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत बात की जाए, तो 1986 तहत उसमें 1 लाख तक का जुर्माना इसमें लगा दिया जाता है। आइए आज की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। अभी तक इन्होंने गठन के बाद आज छठी रिपोर्ट है। आईपीसीसी फुल फॉर्म देखें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान जारी कर दी है। इसमें भारत के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया है, वैज्ञानिकों ने। टॉपिक का लिंक देखें, ये पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मुद्दों से है। तो छठी जो आंकड़न रिपोर्ट है, आखिर इसमें देखें क्या-क्या बात कही गई है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इनमें ये बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल अर्थात आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट में इन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी इसमें इन्होंने दी गई है। इस रिपोर्ट में इसमें बेसिकली क्या किया गया, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल इकोनॉमिक जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के जो फिजिकल साइंस है, उसका मूल्यांकन किया गया है, जो कि वर्तमान के साथ-साथ अतीत और भविष्य की जलवायु को भी देख रही है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो मानव जो अपने क्रियाकलापों द्वारा जो उत्सर्जन कर रहा है, उसने हमारे ग्रह को किस तरह से बदल दिया है और इसका सामूहिक प्रभाव भविष्य में इसका क्या पड़ेगा, उसका क्या अर्थ होगा, इसमें इसमें बात की गई है। अगर इसमें देखा जाए वैन बात क्या-क्या कही गई हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, कि मानव की क्रियाकलापों द्वारा मौसम और जलवायु की घटनाएँ लगातार एडवर्स होती जा रही हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, भारी बारिश हो रही है, लगातार जंगलों में आग लग रही है, सूखा और जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गंभीर और समस्याएँ और लगातार वो हानिकारक होती जा रही हैं। साथ ही साथ इसमें रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि हमने जो टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म दुनिया के करीब पहुँच रहे हैं और हर दिन उत्सर्जन में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टालने की संभावनाएँ धुंधली होती जा रही हैं। हमने पेरिस वहाँ पे जो हमने समझौता किया था 2015 में, तो उसमें बोला था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, उसको पूर्व औद्योगिक वर्ष तक हम स्थापित करेंगे, लेकिन हम ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। जिससे क्या हुआ, जो जलवायु परिवर्तन के जो बुरे प्रभाव हैं, उनकी संभावनाएँ हमारी लगातार धुंधली होती जा रही हैं। साथ ही साथ आज भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की तरह ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि अगर अगर प्रेज़ेंट टाइम में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के जो प्रेज़ेंट टाइम उत्सर्जन हो रहा है, उसका आधा ना किया गया और 2050 तक शून्य ना किया गया, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को किसी हद तक नहीं रोक पाएँगे। अगर प्रमुख चिंताओं की बात की जाए, इस रिपोर्ट में इस बात की प्रकाश डाला गया है कि मानव प्रभाव के कारण हमारी जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और साथ ही साथ हमारे ग्रह पे भी बड़े पैमाने पे बदलाव ला रहे हैं। अगर देखा जाए तो आर्कटिक जो समुद्री बर्फ है, 150 वर्षों से अधिक वर्षों से सबसे निचले स्तर पहुँच गया है। साथ ही साथ जो ग्लेशियर हैं, वो कम से कम 2000 वर्षों के अभूतपूर्व दर से घट रहे हैं, जो 2000 साल पहले तक नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इस टाइम आवश्यक है, जो सभी देश हैं, विशेष रूप से जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, भारत है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, इनको क्या करना चाहिए?
2020 के इस महत्वपूर्ण दशक के दौरान अपनी भूमिकाएँ और अच्छे से निभानी चाहिए ताकि दुनिया के जो पहुँच के भीतर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है, उसके लिए हम एक साइकिल के रूप में कार्य कर सकें, उसको पहुँच को पहुँच सकें। ऐसा ना हो कि हम इतनी देर हो जाए कि हम उसके वहाँ पे लागू ही ना कर पाएँ और 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का हमारा जो सपना है, वो सपना ही रह जाए। साथ ही साथ में इस बात की गई है, जो विश्व के जो प्रमुख नेता हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, साथ ही साथ जो हम इंडिविजुअल हैं, वो एक साथ मिलकर कार्य करें, जो जिससे क्या होगा इस दशक और हमारे ग्रह और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह सब कुछ करें, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी चीज़ें। तो ग्लोबल वार्मिंग अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे संकट का सामना हम करेंगे उससे और हमारी पूरी मानव सभ्यता उससे समाप्त हो सकती है। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, सरकार ने घोषणा की है, 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार वितरित किए जाएँगे। इस वर्ष ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में केवल दिए गए हैं और टोटल 69 लोगों को दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं, मैं बता दूँ। अगर भारतीय श्रम पुरस्कारों की श्रेणियाँ देखें 4 हैं, श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर, श्रम वीरांगना और श्रम श्री और श्रम देवी। तो आज इस साल जो दिए गए हैं केवल 3 में दिए गए हैं, श्रम भूषण, श्रमवीर, श्रम वीरांगना और श्रमश्री और श्रम देवी में। श्रम रत्न में इस बार पुरस्कार नहीं दिए गए, टोटल 69 लोगों को दिए गए हैं। आइए देखते हैं श्रम रत्न में आखिर होता क्या है? इस पुरस्कार को ये सर्वोच्च श्रेणी है, इसके अंतर्गत क्या होता है? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद पुरस्कार साथ ही साथ एक आपको सनद दी जाती है। श्रम भूषण पुरस्कार की बात की जाए, इस श्रेणी में 4 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का आपको नगद पुरस्कार मिलेगा, साथ ही साथ एक सनद प्राप्त होगी। श्रम श्रेणी की एक नई जो है श्रेणी श्रमवीर या श्रम वीरांगना की बात की जाए, इस श्रेणी में 12 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अंतर्गत 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र यानी सनद दी जाती है। श्रम श्री, श्रम देवी में 40,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आइए पुरस्कारों की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये पुरस्कार इनका उद्देश्य ये है जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के जो संगठन हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान की जाए। उन्होंने अच्छा कार्य किया तो आप उसके पुरस्कार के हकदार हैं। पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्यरत और कम से कम ऐसे कंपनियाँ जहाँ पे 500 कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके कामगारों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी पात्रता की बात की जाए, ये पुरस्कार उन कामगारों को दिए जाते हैं जिनका प्रदर्शन स्पेशल रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर उच्च कोटि का रहा है। उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण दिखाया है, उत्पादकता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। सिद्ध नवीन क्षमताओं को दिखाया है। दिमाग की उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है, साथ ही साथ उनको असाधारण साहस के लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये उन कर्मचारियों को भी दिए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की भी आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया है और अपने कार्यों को किया है। साथ ही साथ बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, जो नियमित सेवा कर्तव्यों में लगे कर्मचारी हैं, उसके पात्र नहीं होते हैं अर्थात अगर आप कोई फ़ोर्स वगैरह में कोई कार्य कर रहे हैं, वो अगर बलिदान होते हैं, तो उनको अलग पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर्स और उनका एनालिसिस हम कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ, शुभाशीष। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आप सारी करंट अफ़ेयर कंप्लीट होते हैं। जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।